बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच कराची में जारी है। आज दूसरे दिन का खेल हो रहा है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए और उसके जवाब में न्यूजीलैंड 406 रन बना चुकी है और 4 खिलाड़ी आउट हैं। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे से स्टूडियो मौजूद है अबू बकर बिलाल जी। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे नसीम राजपूत भी कुछ ही देर में। अबू बकर, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हमने जिस तरह कल बड़ी डिटेल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की और हमें लगा कि बैटिंग लाइन में कुछ रीज़नेबल टोटल कर दिया। जब बॉलिंग की बात आई तो हमें फिर लगा कि थोड़ा वीकर लिंक नज़र आ रहा है और शायद जैसे इंग्लैंड के हवाले से हमने बात की थी कि पाकिस्तान की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप शायद 70 ईयर्स के अंदर हमने देखी। वही कंटिन्यूटी मीर हमज़ा के आने के बाद भी शायद लग रहा था कि कुछ आएगी, बट हमें लगा कि इस तरह की बैटिंग जो ट्रैक है प्लेसमेंट विकेट होने के ऊपर कोई ऐसा बॉलर चाहिए था जिसके शायद पेस 150 या उससे प्लस होता। प्लस ना कोई शॉर्ट बॉल नज़र आ रही है, ना कोई लेंथ नज़र आ रही है और फिर एक दफ़ा हमारे पेस हिट बॉलर तो बिल्कुल ही विकेट लेस रहे। कैसे देखते हैं पहले पेस बॉलर के हवाले से? देखिए, हमने नई सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस हो चुकी थी, उसके बाद 3 मज़ीद लोगों को ऐड किया, प्लेयर्स को ऐड किया और वो तीनों ही बॉलर्स थे। लेकिन उन तीनों के ऐड होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी बॉलिंग लाइन जो है या जो फाइनल 11 में इंतखाब किया गया है वो फिर सही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती क्या रीज़न है। हमें पता था 5-6 उनके पास लेफ़्ट आर्म बैटर्स हैं, तो हमने ऑफ स्पिनर नहीं खिलाया। हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर था, वो जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला है लगता है ऐसा कि बहुत तैयारी करके आए थे वो इब्रार को खेलने की। उन्होंने इंग्लैंड को देखा होगा, इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आउट किए और बड़ा ज़बरदस्त रीड करके उनके बैटर्स आए हैं और कुछ चांसेस जो हमने ज़ाया किए। हाँ, यकीनी तौर पर सरफराज ने स्टम विलियमसन का ज़ाया किया। वो एक रिव्यू बड़ा सुबह जो हाँ, कल हम देख रहे थे कॉनवे का बड़ा क्लियर एज था जो कि इन्होंने अपील की, बाद में रिव्यू नहीं लिया। इवन बाबर ने रिफ्यूज किया। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो कैच के लिए किसी ने कॉल नहीं की, तो ये मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। पहली चीज़ तो हमने टीम का सही इंतखाब नहीं किया। मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर आपने आउट ऑफ द वे 3 प्लेयर्स ऐड ऑन किए थे स्क्वाड के अंदर, उनके अंदर ऑफ स्पिनर साजिद खान की ऑप्शन मौजूद थी, तो फिर आप उनको खिलाते। अब आपको पता होना चाहिए था, आपने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस खेले हैं, किस किस्म की विकेट्स बिहेव कर रही हैं। आपके पास इस वक्त सलमान अली आगा फिट नहीं है, बीमार हो गए हैं टेस्ट मैच के दौरान ही। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं ऑफ स्पिनर के तौर पर, हमने नहीं तो उनको रखा हुआ था एज ऑफ स्पिनर के, वो ऑफ स्पिन भी कर लेंगे। उनको इंग्लैंड के खिलाफ भी ज्यादा, लेकिन वो इतने इफेक्टिव है नहीं। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और एक पार्ट टाइम स्पिनर में बड़ा फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें शायद बैटिंग में एक प्लेयर कम करके 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था। हमने वो नहीं किया। या समहाउ ये भी हम कर सकते थे कि जैसे एक फास्ट बॉलर के साथ जाते, क्योंकि फास्ट बॉलर हम देख रहे हैं पूरी इंग्लैंड की सीरीज और अभी भी कोई खासा मार्क छोड़ नहीं पाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ज्यादती है, मैं समझता हूँ मीर हमजा के साथ, जिसको इस विकेट के ऊपर दोबारा उनको टीम में खिलाया गया और कमबैक करवाया गया है। इस विकेट में, जिस विकेट के ऊपर कोई जान नहीं है, उसकी बॉल के अंदर फिर कोई हिलजुल नजर आ रही थी। उसकी एबिलिटी के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे उसकी एबिलिटी नजर आ रही थी मीर हमजा की। बट इस तरह की विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर्स को शायद विकेट बड़े किसी किस्मत के साथ ही मिलती है। सौथी जैसे फास्ट बॉलर जो 350 आउट कर चुका है, उसने बड़ी मुश्किल से विकेट हासिल की और थोड़ा सा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जाल में फंसा के सऊद शकील को उन्होंने आउट किया था। वो बॉल आउट होने वाली नहीं थी। चलें, तो इसमें हम थोड़ा सा गुफ्तगू में शामिल करते हैं नसीम राजपूत साहब को भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जी नसीम भाई, आप तो मैच स्टेडियम में भी देख के आए हैं, आपको पिच का भी अंदाज़ा है। ये हमारी पहले पिचेस के हवाले से आपसे आपका टेक ले लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने देखा कि ये पाकिस्तान शायद दुनिया की वाइड टीम होगी जो अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रही, और इसी तरह हमने देख रहे हैं कि जो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो ओपोजिशन जो है, ओपोनेंट टीम जो है वो आउट कर लेती है, हमसे आउट ही नहीं होते। और ये शायद दुनिया की पहली एक ऐसी कंट्री पाकिस्तान की सॉइल बन चुकी है कि शुरू में बॉल स्पिन होती है और ग्रेजुअली विकेट सीधी होती रहती है। तो ये कैसे सारी ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं आप? ये वाकई में कंडीशन, हम ऐसी पिच कैसे बना लेते हैं, ये आर्ट सिर्फ हमारे पास ही है, बाकी दुनिया में तो नहीं देखा। दुनिया में तो जैसे जैसे मैच बढ़ता चला जाता है पिच और खराब होती चली जाती है। इंडिया के स्पिनिंग ट्रैक्स की एग्जांपल सबके सामने, वहां पे चौथी इनिंग खेलना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में पहली इनिंग खेलना कोई पसंद नहीं करेगा, चौथी इनिंग खेलना पसंद करेंगे। ये वाकई बड़ी हैरानकुन चीज है। बट हम चौथी इनिंग्स खेल के भी हारते रहे हैं। 2 दफा हम मैच पिंडी और जो मुल्तान का था, चौथी इनिंग्स खेल के भी हारे हम। हाँ, और इस दफा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो है वो
तीसरी इनिंग जो खेलनी है ये कहीं खतरनाक ना हो जाए इस मैच में। जिस तरीके से पार्टनरशिप चल रही है वो तकरीबन रन के करीब आ गए हैं, उनकी 6 विकेटें बाकी हैं जी। विलियमसन खेल रहे हैं, अगर वो 100-150 रन की लीड दें, देखें गेंद इस पिच पे टर्न जरूर हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है और पैचेस बन गए। हमने बड़ी प्रेशर क्रिकेट खेली है इंग्लैंड, जिस तरीके से हमें वो कहते हैं ना, वो एक होता है हरा के गए, कहते ठोक के गए, तो जिस अंदाज से इंग्लैंड जो है वो हरा के गया है हमें, वो ठोकने के अंदाज से, तो उसका एक बड़ा कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर इनके दिमाग पे होगा कि जीत चाहिए, बहुत ज्यादा खराबियां हो गई हैं, बहुत बुरी तरीके से हार गए। उस जीत की सोच में ये कहीं विकेट नहीं गवा दें। अगर 100-150 रन की लीड अगर कल वो चाय के वक्फे तक खेल के ले जाते हैं तो 4 सेशन होंगे, पाकिस्तान को सरवाइव भी करना होगा, लीड भी उतारनी होगी, उसके बाद फिर रन भी अपने आप को, यानी वो 4 सेशन ड्रॉ करने के लिए सरवाइव करना होगा। अब 28 रन रह गए। विलियमसन जो है वो 86 पर बैटिंग कर रहे हैं, तो वो भी अब क्लोज आ रहे हैं, 42 पर कर्नल आ गए हैं, ब्रेसवेल भी बैटिंग कर लेते हैं, सूदी भी बैटिंग कर लेते हैं, सऊदी भी बैटिंग कर लेते हैं। तो कहने का मकसद है विलियमसन अगर रुक गए और इनके साथ ये 2-3 पार्टनरशिप 30-30 रन की भी होगी तो फिर ये 150 रन कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा नसीम भाई ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा कि बोर्ड चेंज हुआ, रिजीम चेंज हो चुकी है, बड़ा क्लियर एविडेंट बोल दिया सेठी साहब ने कि हम जो है मिकी आर्थर को मैं लेके आऊँगा, मेरी डायरेक्ट उससे डिस्कशन चल रही है। एक तो ये बताइए कि जो करंट कोचिंग स्टाफ है इनके ऊपर किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये अभी डगआउट में बैठे होंगे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि माइट बी दिस इज़ ए लास्ट सीरीज़। इसी तरह चेयरमैन सेलेक्टर चेंज हो चुके हैं, चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, और अब सबसे बड़ा प्रेशर जो हमें नज़र आ रहा है वो बाबर के ऊपर भी होगा। यानी कि शायद ही अगर कि सीरीज़ में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो जाती या हो जाए तो इनकी कैप्टनसी बच जाती है, अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि शायद वो भी खतरे में है। तो कैसे ओवरऑल इस पूरी मैनेजमेंट को देख रहे हैं और कैप्टनसी के हवाले से कैसे राय रखते हैं आप? देखिए ये जो पिचेस पे हम अभी तस्करा कर रहे थे, ये पिछले दौर की बनी हुई पिचेस है जब रमीज राजा साहब थे, क्योंकि इन्हें आए हुए जितना टाइम हुआ इस दौरान में कोई भी पिच नहीं बनती। अगर हमें एक नॉर्मल पिच भी बनानी हो तो उसे बनाने के लिए 2 हफ्ते दरकार होते हैं। तो ये उस दौर के सारे पिचेस के हवाले से मामलात थे। अभी नजम सेठी साहब आए, दिखा रमीज राजा साहब आए थे, उस वक्त बड़ी एग्रेशन दिखाई दे रही थी, इधर से उधर। अभी ये भी एग्रेशन दिखाई दे रहा है। शाहिद खान अफरीदी कभी हंगामी लैंडिंग हो रही है उनकी नेशनल स्टेडियम कराची में और फिर वो जाके पैगाम देते हैं। ये मैंने खबर ब्रेक की थी दो दिन पहले कि इस दफा टीम का फैसला 11 रुकनी टीम का फैसला, उस वक्त 3 लड़के भी अनाउंस नहीं हुए थे इजाफी, कि 11 रुकनी टीम का फैसला सिलेक्शन ऑल पावरफुल सिलेक्शन कमेटी करेगी मुशावरत से, लेकिन फैसला इनका होगा। तो ये नजर आ गया था कि अब जो नई मैनेजमेंट आई है और फिर शाहिद खान अफरीदी को लेकर आए, देखिए आप चेहरा ऐसा सामने लेकर आए, सामने बोलने वाले बहुत कम होंगे, सही आर्ग्यू करने वाले बहुत कम होंगे, देखिए ना। इसलिए जो भी डिसीजन लिए गए, देखें अच्छा डिसीजन मुझे लगा, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को इंडक्ट कराया। मीर हमजा के लिए ये पिच नहीं थी, अभी आप लोग बिल्कुल सही बात कर रहे थे, उन्हें नहीं खिलाना चाहिए था। मीर हमजा ने मुझे तो इम्प्रूव बॉलर लगे। अगर जिस तरीके के बॉलर हम अगर बाकियों के साथ खेल रहे हैं, थोड़ी सी लाइवली पिच मिल जाए तो दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं ये। नसीम भाई, जैसा कि आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने फाइनल 11 चूज की है, तो आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदारी भी लेगी इस फाइनल 11 की? बिल्कुल लेगी। मैं आपको एक बात, शाहिद अफरीदी ने ऑन स्क्रीन कहा था कि हम कुछ फैसले करेंगे। उस दिन नेशनल स्टेडियम कराची में बातचीत करते हुए यही बात कही थी कि हम मिलने के लिए आए और हम कुछ फैसले करेंगे। देखिए मुझे अच्छा फैसला लगा, इन्होंने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया, एक की जगह बनी टीम में 2 को कहा चलो जाओ भाई जाके भाग के फौरन नेशनल वनडे कप खेलो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमने बाजार लगा लिया था, हमारा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल था जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट है मुल्क का, हमारा प्रीमियर इवेंट है, उसके फाइनल में हमने 20 रुकनी टीम अनाउंस कर दी थी, फाइनल की हमें परवाह नहीं थी। हम उस फाइनल में नॉर्दर्न की जानिब से हारिस रऊफ खेल रहे थे, उन्हें चेक कर सकते थे, ना कि वो जाके वहां अनफिट हो जाते पहले टेस्ट मैच में। हमारे पास सरफराज की फॉर्म और फिटनेस देखने का मौका था, वो हालांकि रन करके आ रहे थे लेकिन फाइनल के प्रेशर में कैसा खेलते हम देख सकते थे। नवाज, कई सारे ऐसे ऑप्शन थे जिनको हमने 20 रुपये टीम में सेलेक्ट करके अपने ही प्रीमियर टूर्नामेंट की ऐसी तैसी करके रखी थी, हम वहां पे खिलाते। अभी इन्होंने सही फैसला किया, जाओ जाके खेलो नेशनल वनडे पे, ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या करना है, वहां पे ऑलरेडी 15 खिलाड़ी है।
और 2 एक्स्ट्रा जाने के बाद 17 हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो खास तौर पे 3 खिलाड़ी बुलाए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा इस लिहाज से कि वो तीनों किसी की पर्ची नहीं है, किसी का उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है कि कोई सेठी साहब की जान पहचान थी या कोई पॉलिटिकल जान पहचान थी। वो 3 वो परफॉर्मर है इस जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई थी कि जो एक बेस्ट बॉलर है, एक बेस्ट बैट्समैन है, एक बेस्ट ऑलराउंडर है। तीनों परफॉर्मर्स को लेकर आए तो एक क्राइटेरिया अगर यहाँ पर कोई भी 19-20 करते ना तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो जाता कि आप क्या अपनी पसंद के लोग लाके रख रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि ये सारा इनपुट जो है चेयरमैन सेलेक्टर की तरफ से आया, अफरीदी साहब की तरफ से आया, लेकिन हर बातों के अंदर सेठी साहब ने भी जिस तरह कल कहा कि हमने बाबर को एम्पावर किया है, रमीज राजा साहब भी यही कहते रहे कि हमने कप्तान को सारी पावर्स दे दी गई, तो बाबर का भी बॉडी लैंग्वेज से यही नजर आया कि वो उसकी मर्जी के लड़के हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बाबर अभी भी स्ट्रांग है या बाबर पहले ही बैकफुट पे जा चुके हैं? यार देखो, एक बात बताओ, अब बाबर को हमें हर सूरत स्ट्रांग करना होगा। एज ए स्किपर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एज ए कप्तान हमें स्ट्रांग करना होगा। इस तरह का पोटेंशियल बहुत कम मिलता है दुनिया में। उसको गाइड भी करना होगा। जैसे मैं सबसे बड़ा उसका मुखालिफ हूँ कि भाई तुम T20 के ओपनर नहीं हो, तुम आके 3 नंबर पे बैटिंग करो। जो कोहली का रोल है, जो विलियमसन का रोल है, वो 55 भी करते हैं 46 गेंदों पे तो बुरा नहीं लगते, क्योंकि वो बारी ले जाने वाली जगह है। तुम आके ओपनर की स्लॉट ले लेते हो, 6 ओवर का आपका जो पावर प्ले होता है वो जाया कर देते हो। हमारे अपनी लाइन में और 160 की टीम बन गई, तुम और रिजवान एक जैसे ओपनर हो। तो मैं लेकिन बाबर, हमारा पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है यार। बाबर को कॉन्फिडेंस कोई भी बोर्ड है उसे देना चाहिए। अब वो अगर एज ए लीडर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, देखिए पहला काम शायद आफरीदी ने भी यही कहा, बाबर जितना बड़ा बैट्समैन है हम उसको उतना बड़ा कप्तान भी देखना चाहते हैं। लेकिन सेठी साहब ने भी कहा कि हम बाबर को मजबूत कर रहे हैं। तो कोई बेवकूफ ही होगा जो बाबर को कमजोर करेगा। इस तरह का पोटेंशियल आपको मिल जाए, लेकिन बाबर जरा थोड़ा सा अपनी जात से निकले भाई। टीम के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं जो तुमने लेने होंगे, जिस तरीके की सूरत हाल होती है। लेकिन नसीम भाई, अब तो मेरा ख्याल है कि दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं मामला, क्योंकि शाहिद अफरीदी जब फाइनल 11 के अंदर अपनी मुदाखलत, अपनी मुशावरत भी देंगे और अपनी राय भी रखेंगे, तो उससे मेरा ख्याल है कि शायद ये चीज़ें कवर अप हो जाएं, और होनी तो चाहिए। क्योंकि आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया कि T20 के अंदर बाबर रिजवान अगर ओपनिंग करेंगे तो टीम हमारी 160 की बन जाएगी, और क्रिकेट अब T20 तो 200 पे जा चुकी है। माइंडसेट का गेम है यार। ये देखो ना, ये किस तगड़े माइंडसेट से इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। स्लो भी खेल रहे हैं लेकिन चढ़ के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जहाँ बॉल मिलती है बाहर निकलते हैं, सामने छक्का। ये माइंडसेट का गेम है। हमारा माइंडसेट बुज़दिलों वाला बना हुआ है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमारे जो 4 आउट हुए, आप जरा उनके आउट तो उठा के देखें इस कराची टेस्ट मैच में। मैंने अभी एक ट्वीट किया है, मैंने उस ट्वीट में ये बात लिखी है, उसमें बाबर आजम का चेहरा दिखाया था और वो बॉलर जरा परेशान नजर आ रहा था और नमान वगैरह। तो मैं उसमें कहा, मैं कहा भाई, या तो नेशनल स्टेडियम कराची की पिच पर या तो बैटर्स रो रहे हैं, बॉलर्स तो रो ही रहे हैं, लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत भी लीड हो गई ना तो ऐसा ना हो ये फैंस फिर रोना शुरू कर दें। तो कहने का मकसद है कि हमारा वो खौफ है। हालांकि इस पिच पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो 150 रन की लीड ले जाए, वो 200 रन की लीड ले जाए, लेकिन वो जो मैं खौफ कह रहा हूँ आपको, मैंने अभी यही आपसे पूछा कि जिस तरह के जिस माइंडसेट के साथ है, अगर जिस तरह मिकी आर्थर की बात की जा रही है, अगर आपको लगता नहीं है कि मिकी आर्थर अगर आ जाते हैं, और ये सेठी साहब के भी काफ़ी उनकी तरफ टेंडेंसी नज़र आ रही है कि वो चाह रहे हैं, तो एक कॉम्बो जो बना था सरफराज और मिकी आर्थर का, और बाबर डिलीवर नहीं कर पा रहा, और खुदा न खास्ता ये सीरीज़ भी अगर हम हार जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बाबर की जगह जो है वो स्टेक पे है और बाबर को शायद रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई फिर रेडी होगा, चाहे टेस्ट में शान मसूद हो या सरफराज की बात करें या ODI T20 के अंदर फिर हमें शायद आपकी तरफ देखना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सीरीज़ है बाबर के लिए मेक और ब्रेक होगी? देखिए, कप्तान बनाए नहीं जाते हैं। कप्तान को बहुत एक ग्रूमिंग होती है, उसकी एक ग्रूमिंग से गुजर के आता है। तो कप्तान बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और कप्तान इतनी आसानी से मिलता नहीं है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के फोल्डर में एक कप्तान बैठा है अभी सरफराज की सूरत में, और वो पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कप्तानों में शुमार किया जाता है। इस मुल्क का वो वाहिद खिलाड़ी है जिसने 2 आलमी टाइटल अपनी क़यादत में जीते हैं। हमारे पास, लेकिन हमें अभी कोई नहीं सोचना बाबर के अलावा, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी।
इस वक्त बाबर को सपोर्ट करना है और बाबर को गाइड करना है, समझाना है कि भाई मैंने आपको जो बात कर रहा था कि अपनी जात से निकल के सोचो, अपनी दोस्तियों से निकल के सोचो। पाकिस्तान बहुत बड़ा है और जहां तुम मेरिट के ऊपर और सच्चाई पे फैसले करोगे वहां पे तुम्हें खुद ताकत अपने अंदर महसूस होगी, तुम्हें अपने फैसलों में ताकत महसूस होगी, तुम्हें सच्चाई महसूस होगी। और थोड़ा सा ये जो माइंडसेट ऐसे ही बदलेगा यार कि एक तो मेरिट लाना पड़ेगा, जहां मेरिट नहीं होती ना वहां पे माइंडसेट नहीं बनता। देखिए मीर हमजा को आप वो पिंडी की पिच पे खिला सकते थे जी। मीर हमजा को आप जब शहनशाह अफरीदी नहीं थे ना एशिया कप में, एशिया कप की बात कर रहा हूँ, वहां पे अमीर हमजा का हक बनता था, आपने नहीं आने दिया। अच्छा फिर शक्लैन मुश्ताक साहब अब भी ये बात कह रहे हैं इस टेस्ट मैच से पहले कि सरफराज को नहीं खेलना चाहिए, रिजवान को ही खेलना चाहिए। कहने का मकसद है इसको जरा थोड़ा सब जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सच्चाई से लेने की कोशिश करो कि भाई अब ये हमें क्या करना चाहिए। इतने चांसेस किसी दुनिया में नहीं होते जितने चांसेस दुनिया देती है यार। 2 चांस हो गए, 3 चांस हो गए, अब रिप्लेस करो। 2-2.5 साल हो गए आप उसी डगर पे। अच्छा इसमें एक थोड़ी सी मैं लास्ट आपसे बाबर के ऊपर कमेंट ये लेना चाहूंगा, जिस तरह आप कह रहे हो हमें सपोर्ट करना चाहिए। 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं ही इज अ लर्निंग कैप्टन और हमेशा यही जस्टिफिकेशन सामने आती है कि वो लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएंगे। बट हमने जैसे देखा अभी जैसे स्टेडियम के अंदर भी, हम अभी शो से पहले भी बात कर रहे थे, कोई देखने नहीं आता। देखने के लिए क्राउड तब भी आएगा जब आपको विक्ट्रीज मिलेंगी। आप जब कोई भी नेशन जो है वो टाइटल नहीं जीत पाती, विक्ट्रीज नहीं आती, तो उनकी जो आवाम है, जो नेशन है, उसका जो इंटरेस्ट है वो उसमें से लैग कर जाता है। तो वही हमें नज़र आ रहा है कि अब हमारी मैचेस को कोई देखने भी नहीं आ रहा। और इवन दो कि हम लोग तो चलो इस फील्ड से कनेक्टेड है, देख रहे हैं, आम पब्लिक भी मैचेस नहीं देख रही। तो आपको लगता नहीं है कि जो बाबर के रिगार्डिंग मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब उसको ऑनर्स लेना चाहिए? और अगर जिस तरह तेंदुलकर से मैं हमेशा रिलेट करता हूँ कि वो अपने टाइम का वन ऑफ द बेस्ट था दुनिया में, बट वो एज ए कैप्टन उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने खुद छोड़ दी। तो आपको लगे, या इवन विलियमसन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसको देखा कि शायद मेरी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर या टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर वो क्वालिटी नहीं मिल रही, इवन दो कि उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी जिताई हुई है, दे आर चैंपियन एज वेल, तो उन्होंने छोड़ दी। तो आपको लगता नहीं कि बाबर को दिलेरी करनी चाहिए? बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो हमें शायद नजर नहीं आ रहा। यार पाकिस्तान में इतनी दिलेरी दिखाता कोई नहीं है। वो कप्तानी मिल जाए तो चुपटने की तैयारी होती है कि बस के साथ चुपट जाओ, इतनी हिम्मत कोई नहीं करता। मुझे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई याद नहीं पड़ता कि जिसने कहा कि मैं कप्तानी इसके लिए छोड़ रहा हूँ, या मैं मेंटली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा रेस्ट मिल जाए, या जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा कप्तान है इसको कप्तानी दे दी जाए। इसलिए नहीं होती, कभी आज तक नहीं हुई ऐसे ही। और मैं आपको बताऊं, हमने इसीलिए बहुत सारे कप्तान जो बन गए थे, जो तैयार हो गए थे, हमने वो जाया कर दिया। ये बड़ा सोचने का मकाम है यहाँ पे। और मेरी अपनी जाती राय में मैं आपके साथ हूँ, बाबर को कप्तान बनाया ही गलत था। देखें, बाबर को आप खेलने देते, वो इतने रन स्कोर ऑलरेडी कर रहा है, पता नहीं कितने रन स्कोर कर चुका होता, आप उस माइंडसेट में उसको डालते ही नहीं जी। 3 फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। ये जो भी लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं बाबर को कप्तान बना दिया, तो उन्होंने मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, मेरी अपनी जाती राय में। बाबर को आपने खेलने देना था। विराट कोहली 9 साल खेला है, 11 साल खेला है कैप्टनशिप में धोनी की। आप ऐसे थोड़ी कप्तान बन गया था। लेकिन 9.5 या मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इतने साल खेल ये 9 ईयर ऑलमोस्ट खेला है जी। तो भाई कहने का मकसद है, आप ऐसे थोड़ी के 1.5-2 साल के अंदर जो है 3 बाबर बैट्समैन जो बने तो 2-2.5 साल में बने, उससे पहले तो नहीं बने बाबर। बिल्कुल ठीक। बाबर अगर बड़े बैट्समैन जो बने तो 2.5 से 3 साल। बिल्कुल ठीक। तो आपको याद होगा कि बाबर जो है ना वो फंसे हुए थे। हाँ बिल्कुल ऐसे। ऐसे भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं थोड़ा सा आपसे और अबू बकर से बात जो एक सेठी साहब और जो प्रीवियस रजीम थी रमीज राजा की, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है, उस हवाले से आपसे ज़रूर राय लेंगे। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। अबू बकर, इसके अलावा भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का डिस्कशन में आ रहा है, वो न्यू रजीम है जो सेठी साहब ने रमीज़ राजा के बाद किया। एक और वार किस्म की शुरू हुई जो करते करते अब थोड़ी सी ज़्यादा हाइप पकड़ना शुरू होगी। शुरू में 1-2 दिन तो वो ज़रा खामोश रहे, अब वो टीवी चैनल्स पे, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सीरियस किस्म के कुछ एलिगेशन भी कह सकते हैं, वो बातें भी करनी शुरू की।
और मोस्ट लाइकली हम उनको भी दावत दे रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर भी कि वो आके बात करें। तो कैसे देख रहे हैं प्रीवियस टेन्योर इस टेन्योर को, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते चले जा रहे हैं कि एक बंदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, जो अखराजात किए गए उसके ऊपर एलिगेशन है, अभी पीसीबी की तरदीद भी आ चुकी है, आपने भी डेफिनेटली देखी होगी कि ये सब फेक स्टेटमेंट्स थी, फेक सारी डाटा दिया गया, तो उसको और आप कैसे देख रहे हो? देखिए, जिस दिन रमीज़ अज़हर को फारिग किया गया, जिस दिन रात को 2:30 बजे नरम सिटी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे मुबारकबाद दें, मैं सुबह चेयरमैन होऊंगा, और रमीज़ आजा नहीं रहे, तो उसके बाद से एक जो है ना वो चार्ट एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल किया गया, और उसका बताया कि जी इन्होंने 2016 में इतने खर्चे किए थे और रमीज़ राजा का 1 साल का खर्चा इतना, उसको एक ना मुमासलतें उसके अंदर और उसका कंपैरिजन किया गया था। वो बोर्ड वाले सब खामोश थे, जो नई रजीम आई थी, नरम सिटी हो, शकील शेख हो, तारिक सरवर हो, नुमान भट्ट हो, ये लोग सब खामोश थे उसके ऊपर। बट जब उन्होंने रमीज़ आजा ने अपने फैंस के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफ़ा गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो है वो मेरे खर्चे देख लें और उनके खर्चे देख लें, उन्होंने कंपैरिजन दोबारा जब उसके अंदर किया, तो उसके बाद कल रात को जो मेंबर हैं मैनेजमेंट कमेटी के शकील शेख, उन्होंने 4-5 ट्वीट्स करके इसको क्लैरिफाई किया कि ये जितने भी फिगर शो किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, जाली हैं। और आज अच्छा, एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा, पीसीबी की जानिब से आया कि 1 करोड़ 65 लाख की गाड़ी इनके यूज में थी, और दूसरा वही गाड़ी इस वक्त नरम सिटी इस्तेमाल करें वेरी नेक्स्ट डे, उसी दिन से बल्कि। अच्छा नहीं, उसमें एक और चीज़ थी कि रमीज़ राजा साहब ने कहा कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, उसमें आपके ज़राए क्या कहते हैं, क्या वो सैलरी ले रहे थे इस अपनी जितना टेन्योर उन्होंने गुजारा या नहीं ली? चेयरमैन की सैलरी होती नहीं है, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जो जॉब है ये ऑनररी जॉब है, इसके अंदर सैलरी नहीं होती, लेकिन इसके पर्क्स ज़रूर होते हैं। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, आपके टूर्स होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस किसी मीटिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके अलाउंसेस होते हैं, वो आपको यकीनी तौर पे चीज़ें मिलती हैं, और वो रमीज़ आजा लेते भी रहे हैं। रमीज़ आजा ने काफ़ी टूर किए हैं, दुबई 2-3 दफ़ा गए हैं, यूके गए हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप पे वहाँ पर थे, आईसीसी की मीटिंग्स थी, एसीसी की मीटिंग्स थी जिनके लिए उनको जाना पड़ा, तो वो जाते ज़रूर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कहा जाए कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की है तो शायद मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। एक उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी ज़रूर ली थी, और हम मेरे ज़राए ने बताया कि वजारत दाखिला की जानिब से था कि चेयरमैन पीसीबी हैं और आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरें, और वो कुछ होगा लाजमी तौर पर, फौरी तौर पर उनके लिए पहले एक हाई रूफ जो है वो रेंट आउट की गई थी बुलेट प्रूफ, पहले वो उसके अंदर फिरते रहे हैं, कोई 2 हफ्ते के करीब वो पीसीबी के पास रही है, उसके बाद ये पीसीबी ने अपनी गाड़ी बनवा ली है। तो ये पीसीबी की मलकियत है गाड़ी, अगर उन्होंने जो बनवाई थी बुलेट प्रूफ, और ये वजारत दाखिला के कहने के ऊपर गाड़ी जो है वो बनाई गई थी। ये जिस दिन आए थे मुझे याद है अपनी गाड़ी पे आए थे, और वो अपनी ही गाड़ी इस्तेमाल करते थे। जो पीसीबी के जो चेयरमैन को एक गाड़ी दी जाती है वो इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ऑफिस के काम में ही आती है। अगर ये कहना जाए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ की हैं तो शायद मैं तो इस चीज़ से डिसएग्री। तो आपको क्या लगता है कि ये एक एलिगेशन की दौड़ शुरू होगी है दोनों साइड से, और ये उस तरफ जा रहा है मामलात, या कुछ फैक्ट्स बेस भी आपको नज़र आ रहा है इसमें? देखिए, हर दौर में होता है कि हमने ऑडिट कराना है। एहसान मानी ने भी कहा था कि हम एक प्राइवेट ऑडिट फर्म से ऑडिट करवाएंगे, और एहसान मानी ने आके मुझे याद है कि अपने अखराजात के ऊपर ब्रेक लगाने का बहुत बड़ा ऐलान किया था कि हम अपने अखराजात कम करेंगे। और उसके हुआ क्या कि वहाँ पर जो छोटे तबके के मुलाजमीन थे, जो कि ऑफिस बॉय थे या पीएन्स थे, उनका ग्रेजुएटी बंद कर दी गई, उसके बाद उनके कुछ अलाउंसेस थे वो रोक लिए गए। वो अफेक्ट तो छोटे मुलाजमीन को कर गए, और बाद में ये कहा गया कि हमने अखराजात जो है कम किए हैं, लेकिन उसके बाद जो भी दीगर चीज़ों में अखराजात होते रहे हैं वो अपनी जगह, वो अगर मीटिंग्स हों उस पर अखराजात होते रहे हैं। रमीज़ आजा की ट्रैवलिंग भी रही है, उसके अलावा पाकिस्तान जूनियर लीग उन्होंने करवाई है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद सारी फाइनेंस की थी, और उसके ऊपर वो कहते हैं कि $43 लाख अखराजात आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान जूनियर लीग में। उसके ऊपर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं नई रजीम को कि ये इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, लेकिन रमीज़ आजा का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। ऑडिट फर्म ने इसको अप्रूव करने के बाद जो कुछ बजट इशू हुआ है वो ऑडिट होने के बाद हुआ है, तो उनको इस हवाले से कोई डर मौजूद नहीं है। लेकिन जो नई रजीम है वो कहती है कि इन्होंने जो $4.3 मिलियन के जो एक्सपेंसेस किए हैं पीजीएल के ऊपर, इसके अंदर कहीं खुर्द बुर्द हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि वो 43 लाख करोड़ के करीब जो है डॉलर ये अमाउंट एक्सपेंस की गई। अच्छा, एक और चीज़ भी रमीज़ राजा साहब बड़ी हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, और मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादती हुई, मुझे 3 साल का टेन्योर था, दिया जाना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सेठी साहब ने भी, जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी
तो उन्होंने साथ ही खुद ही रिज़ाइन कर दिया। उन्हें पता था कि ये पीएम पैटर्न इन चीफ है और उसके साथ चलना समहाउ पॉसिबल नहीं होता। इवन दो इन द लॉ, तो फिर आपको पता है कि नॉमिनीज आते हैं, इलेक्शन होते हैं, फिर नाम दिए जाते हैं, बट होता वही है जो पीएम ने सेलेक्ट किया होता है, तो सब उसी को ही समहाउ फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है सारा उनका चेंज होना, एक नंबर वन? और सेकेंडली, आपको लगता नहीं है कि रमीज राजा जो अब मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अगर ये इसी की जगह वो अगर अदालत में जाते, कोर्ट में जाके, क्योंकि पास में भी हमारे पास काफ़ी प्रेसिडेंट हैं कि ऐसे मैटर्स को कोर्ट में भी लेके जाएंगे, सिटी साहब खुद जाते रहे शहरयार साहब के अगेंस्ट, तो क्या लगता है कि वो फॉरम बेहतर था, या आपको लगता है कि ये जो रास्ता वो अपना रहे हैं वो किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत करें? देखिए, मुझे लगता है कि यही रास्ता उनके पास ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन उनके पास यही थी कि वो पब्लिक में जाते, वो अपने फैन से बात करते, क्योंकि क्रिकेटर वो रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और लोग उनको उस वजह से भी सपोर्ट करते हैं। और उनका दावा भी ये है कि क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर ही चलाए तो बेहतर होता है, और जितना क्रिकेटर समझता है उतना क्रिकेट को कोई और नहीं समझता। ये रमीज़ राजा का अपना दावा भी है। जहाँ तक आपने कहा है कि रमीज़, अब कुछ गलतियाँ तो उन्होंने भी यकीनी तौर पर की हुई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसको अगर कहना कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करके गए हैं तो ये गलत होगा। लेकिन 2014 का आइन भी तो 2019 में ख़त्म हुआ था ना, आइन तब्दील हुए हैं पहले भी। यही जो आज ये इन्होंने बात की है कि एक दिन के अंदर आइन तब्दील कर दिया एक शख्स को लाने के लिए, बल्कि उनके ठग्स को लाने के लिए एक दिन के अंदर जो है वो आइन तब्दील कर दिया गया। 2014 का आइन भी तब्दील हुआ था, 2019 का आइन आया था, उसके अंदर यही वो लोग थे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि शकील शेख जो कि मेंबर गवर्निंग बॉडी, उन्होंने आज जो ट्वीट की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम दोबारा 2014 का आइन बहाल कर रहे हैं, और उसके अंदर 4 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे और 4 रीजन के लोग होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, 2014 तक तो ये लोग थे, रीजन्स के अंदर भी थे, बड़े बड़े रीजन्स के लोगों को शमूलियत मिलती थी, लाहौर, पेशावर, कराची, पिंडी, इन लोगों को 4 को लोग ज़्यादातर जगह मिल जाती थी, 5वें इस्लामाबाद के तौर पर आ जाते थे, और 4 लोग डिपार्टमेंट्स के होते थे। लेकिन अब कोई ना तो इस वक्त डिपार्टमेंट अटैच है आपके साथ, ना वो रीजन के लोग अटैच हैं जो कि इलेक्शन जीत के इलेक्टेड होते थे। अब किन को लेकर आएंगे, किन बुनियाद पर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर और अभी तो शेट्टी साहब ने, अब इसके अंदर मेरा तो सवाल है ना कि ये क्या वो नहीं है आपका मफादात का तसादुम नहीं है कि आप मैनेजमेंट कमेटी में भी हों और वही लोग बाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी बन जाए? हाँ बिल्कुल ऐसी है। और अभी तो दूसरा क्या, और आपके लिए डिलेमा ये है कि आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं अब वो विलिंग नहीं आने के लिए। सर मसला ये सबसे बड़ी वजह ये होगी जी कि अगर आप उनको लेके आते हैं, अभी किसी तरह से हम हाउ कन्विंस कर लेते हैं, दोबारा ये गवर्नमेंट फिर चली जाती है और दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तहरीक इंसाफ की, खान साहब की गवर्नमेंट आती है, वो तो फिर ओबियसली ये 100% बात सबको मालूम है कि ये सब कुछ फिर हो सकता है, खदशात मौजूद रहेंगे। वो तो डिपार्टमेंट अपने आप को दोबारा रिस्क में नहीं डालेगा। सेकंड, इस वक्त सूरत हाल ये कि आपके मुल्क के अंदर एलसीज बंद हैं और डॉलर ट्रेड नहीं हो रहा, बहुत सारे डिपार्टमेंट बड़े परेशान हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो रही, और इस तरह के मौके पे बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने लोगों की या तो तनख्वाहों पे कटौतियां कर रहे हैं या लोग फायर कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब उनको कहा जाएगा अब एक टीम हायर करें 25 लोगों की, तो शायद उनके जो हेड्स हैं, जिसका रमीज राजा कहते हैं कि मेरे साथ 4 बैंकर्स थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और चारों ने अपने बैंक से बात करने के बाद हमें कहा था कि हम भाईजान इस वक्त नहीं आ सकते। उन्होंने शो ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं सामने लाए थे। तो ये तो इस वक्त रमीज राजा की सिचुएशन है, और मुल्क की भी आपके सामने यही सिचुएशन है। ये डिपार्टमेंट्स को दोबारा लेकर आना, मुझे लगता है कि रीजन्स तक तो बात ठीक है, रीजन्स तो तैयार होंगे कि हमें दोबारा से इक़्तिदार मिल रहा है, हम टीमें बनाएंगे, सब कुछ होगा। रीजन्स की 16 टीमें तो कायदे ट्रॉफी के अंदर आ जाएंगी, लेकिन 8 डिपार्टमेंट कम से कम आएंगे, ये चैलेंज जरूर होगा। वापदा शायद आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें हम आगे भी बात करते रहे, क्योंकि डेवलपमेंट ये 120 दिन मेरा टेन्योर है, तो 120 दिन के अंदर डेली डेवलपमेंट होती रहेंगी, हम उस पर डिस्कशन तो करते रहेंगे। कमिंग बैक टू द मैच अगेन, अभी जो पोजीशन नज़र आ रही है, लीड लेने को करीब है न्यूजीलैंड, और अभी जिस तरह अभी भी हमें लगता है कि आधे घंटे का अप्रोक्सीमेटली खेल अभी बाकी है, तो कोशिश तो वो करेंगे कि आज किसी तरह लीड को ख़त्म किया जाए, और कल लंच या उससे भी बाद टी तक भी अगर विलियमसन खास तौर पे रह जाता है तो वो तो कोशिश करेंगे किसी तरह 150 के करीब प्लस माइनस पाकिस्तान को लीड दे। फिर पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये आएगा कि 5 सेशन होंगे, उनको खेलना, उसको उतारना, और फिर कम से कम इतना टोटल देना, या तो ड्रॉ की ऑप्शन है। अब तो उनकी हार वाला सीन तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो कैसे देखते हैं, क्या अप्रोच पाकिस्तानी टीम की हो सकती है अब इस मैच को बचाने के लिहाज से? देखिए, पाकिस्तान को मैच बचाना ही पड़ेगा, जिस तरह आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान को अब सेकंड इनिंग में अगर वो 100, 150 या 200 रन की लीड ले लेते हैं तो उसके बाद
पाकिस्तान को लंबा खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जीतने की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी उनकी 100 या 150 रन की लीड के बाद। तो फिर पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि वही अपनी, जिस तरह हम चौथे और पाँचवें दिन ही क्रिकेट खेलते हैं, रोक रोक के खेलेंगे, टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे, और टेस्ट मैच तो ड्रॉ की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो लग नहीं रहा कि न्यूजीलैंड भी कोई ऐसी चीज़ जैसे इंग्लैंड सरप्राइज कर सकता है जी जिस तरह की उन्होंने अटैक किया और उसकी अप्रोच के साथ आए, तो न्यूजीलैंड भी कोई ऐसी चीज़ कर सकती है? या आपको लगता है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रेंथन नहीं है जैसे इंग्लैंड की? हाँ, ये भी एक फैक्टर ज़रूर है, और दूसरा ये कंडीशंस भी ऐसी हैं कि विकेट फ्लैट होता जा रहा है जैसे जैसे मैच होता जा रहा है। कुछ पैचेस तो हैं, लेकिन नॉर्मली विकेट जो है वो फ्लैट हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर पाकिस्तान अगर 10 आउट करवा ले 150 के अंदर, तो फिर तो हम यकीनी तौर पर हारने के डिजर्व करते हैं, फिर तो और कुछ और डिजर्व नहीं करते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने जैसे पेस अटैक की बात की कि हमारे कई मैच, 2-3 मैचेस ऐसे देख चुके हैं कि हमारा पेस अटैक एक भी विकेट नहीं ले पाया। अभी स्पिन पहली इनिंग्स के अंदर भी हम देख रहे हैं, अभी तक दोनों पेस बॉलर जो हैं विकेट लेस है। और स्पिनर की भी थोड़ी बात कर लें तो स्पिनर ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग तो की एज पर स्पिनर कंसर्न, तो उन्होंने कुछ रीजनेबल बॉलिंग की। बट अबरार की हम जैसे बात कर रहे हैं, उनको वो पूरा वर्कआउट करके आए, पूरी गेम प्लान के साथ आए, और वो रीड कर रहे हैं हैंड से, उनको उसको प्रॉपर रीड कर रहे हैं। नुमान आपको पता है ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ऑफ ब्रेक करता है, उसको भी वो प्रॉपर रीड कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बॉल ग्रिप कर नहीं रहा, एक स्पेसिफिक लिमिट तक की स्पिन कर रहा है जो उनकी रेंज के अंदर आ रहा है। तो कैसे देखते हैं कि हमारा स्पिनिंग, जिस तरह एक बात आप ऑलरेडी कह चुके हो कि साजिद खान की इंडक्शन नहीं की गई, गलत वो डिसीजन था, इन दोनों की बॉलिंग को कैसे देखा आपने? देखिए, बॉलिंग इब्रार को मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रीड करके आए हैं। ये वही बॉलर जिन्होंने कायदम ट्रॉफी में जो सीज़न चल रहा है इसके अंदर 43 आउट किए हुए थे, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 17 आउट किए। तो एक बॉलर की फॉर्म भी लगी होती है, तो इस वक्त इब्रार थे भी अपनी फॉर्म में, लेकिन या तो विकेट में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं है, ये हमें नज़र आया, क्योंकि इब्रार का जो चैनल है वो विद इन द स्टंप बॉल करके फंसाते हैं। बाकी स्पिनर्स थोड़ा सा साइड के रफ पैचेस को यूज़ करते हैं, लेकिन इब्रार क्योंकि फिंगर स्पिनर हैं तो वो उसको यूज़ करते हैं अपनी मिडल ऑफ द स्टंप को। तो वहाँ पर उनको हेल्प को ज़्यादा मुझे मिलती हुई दिखाई भी नहीं दी। अगर वो, मेरा ख्याल है कि एक तो रीड उनको बहुत अच्छा किया न्यूजीलैंड ने, दूसरा लेफ्टीज ने उनको तंग किया क्योंकि खेलना ज़रा आसान था बनिस्बत के राइट हैंडेड के, और तैयारी उनकी बड़ी तगड़ी थी। उन्होंने जो प्लान किया था उसके मुताबिक वो खेले हैं, उन्होंने वो रन सारे उतार दिए हैं। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम इन विकेट्स पे आएगी और टेस्ट मैचेस के अंदर हम उनको फंसा लेंगे, लेकिन फिर वही बात कि वीक हमारा बॉलिंग यूनिट है इस वक्त। नुमान कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं। इब्रार अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस की भी कमी है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में मीर हमजा को हमने कम बैक करवाया, वो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वसीम जूनियर को ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, तो टेस्ट मैचेस एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसमें सीखते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। पूरी, अगर एंडरसन को देखें, वो 150 टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आज भी खेल रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड एक्सपीरियंस के ऊपर, डेल स्टेन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर सारी ज़िंदगी खेलते रहे हैं। तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर स्पिनर बहुत काउंट करता है। और अनफॉर्चुनेट रहा है कि बड़ी तेज़ी से बड़ा ऊपर जा रहे थे यासिर शाह हमारे पास, वो अचानक गायब हुए हैं। पिछले 2 साल के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस बार भी देखें कायदम ट्रॉफी के अंदर उन्होंने 15वां-16वें नंबर पर उनकी विकेटें हैं, उनकी फॉर्म वहाँ पर भी नहीं नज़र आ रही, और ये नहीं नज़र आ रही। और साजिद खान को आपका, मेरा ख्याल है 1.5 साल से सबसे अच्छा बॉलर के तौर पे था, और सडनली एक दफ़ा सुल्तान मुश्ताक साहब ने कहा कि इनका बॉलिंग ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, और इसके अंदर वो जिसकी वजह से बॉल स्पिन नहीं होता, तो भाई वो किस तरह आउट करता रहा। डोमेस्टिक के अंदर भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहा लास्ट सीजन का। बांग्लादेश में 11 आउट करके आया था, जब उसके बाद उसको कहा गया था कि अपना बॉलिंग एक्शन ठीक करके आए। तो जब वो आउट कर रहा था तो वो किसी बॉलिंग एक्शन के साथ तो कर रहा था, एक सडन आप कह रहे हो एक प्लेयर को, और जो मेरा ख्याल है जिस एज पे वो आ चुके हैं, इस पे तो बॉलिंग एक्शन चेंज करना या उसे मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और अच्छा, एक तो ये हमने बात कर ली, लास्टली ये बताइए कैसे देखते हैं हसन अली और धानी को? 2 ये प्लेयर ऐसे थे जिनको इंडक्ट किया गया, और मेरा तो ऐसे अपना जो वोट था वो यही था कि इन दोनों के साथ आपको इस टेस्ट में उतरना चाहिए था, क्योंकि वसीम जूनियर को आप ऑलरेडी देख चुके थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। थोड़ा सा रिवर्सिंग तो होता है, नए बॉल के साथ वो बिल्कुल भी विकेट लेस रहते हैं, सेकंड बॉल से थोड़ा रिवर्स करते हैं। दूसरा मीर हमजा का भी जिस तरह का पेस था, तो मेरा वोट उनकी तरफ नहीं था कि इस पेस के साथ आप डालते। धानी का मैं इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था कि वो वाइड बॉलर है जिसके पास शॉर्ट पिच बॉल करता है। वो बाकी किसी भी बॉलर को आप देखेंगे शॉर्ट पिच डिलीवरी किसी बॉलर ने किसी मैच में नहीं की।
हसन अली की बात करें तो हसन अली की एक चीज़ ये अच्छी है कि उसके पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, वो ऑल्टर करता रहता है लेंथ को, तो एक चांस आपके पास आउटसाइड रहता है कि वो शायद विकेट निकाल ले। तो एक तरह की लाइन पे करने से शायद समहाउ अगर बहुत बैटिंग विकेट हो तो आपको मदद नहीं मिलती। तो आपको लगता है कि ये दोनों बॉलर शायद सेकंड टेस्ट में आपको लगता है कि नज़र आ सकते हैं? मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग में भी चेंजिंग होगी। अब कम से कम वसीम जूनियर को शायद सेकंड टेस्ट मैच के अंदर रेस्ट दिया जाएगा, उनकी जगह धानी या हसन अली में से कोई आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह की कंडीशंस हैं, हमें 3 स्पिनर्स के साथ भी जाया जा सकता है। हम एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे, स्पिनर के साथ जाएं। इस टेस्ट मैच में भी अर्ली ऑन ही हमने स्पिनर्स यूज़ किए हैं। न्यूजीलैंड ने तो स्टार्ट ही स्पिनर से न्यूजीलैंड ने भी स्टार्ट स्पिनर से किया। जब आप स्टार्ट स्पिनर से कर सकते हैं, आपके ऑप्शन है वहाँ पर इफेक्टिव भी है, आप अपनी कंडीशंस बना के 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएं। आपके पास ये भी ऑप्शन होनी चाहिए। आप साजिद, नोमान और इब्रार तीनों के साथ मैदान में होते हैं जब आपका ऑप्शन है। आपकी कंडीशंस ऐसी हैं, आप जिससे कहते हैं ना कि अपनी कंडीशंस का फ़ायदा उठाना, तो आप अपनी कंडीशंस का फ़ायदा उठाएं। एक ऐसी विकेट बनाएं जो टर्निंग विकेट हो। आप क्योंकि इन कंडीशंस में खेलते रहे हैं, आपका तजर्बा उनसे ज़्यादा बेहतर है, आप उससे बेहतर खेल सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर, तो आप उनको फंसाते हैं अपने ट्रैप के अंदर। लेकिन वही फिर स्लो और लो बाउंस विकेट बना के हमने मौका दिया है न्यूजीलैंड को कि वो हमारी कंडीशन को समझे, वो आके अपनी क्रिकेट को एक्सप्रेस आखिरकार मोहम्मद वसीम ने विकेट ले ली है। हमें अभी बताया गया कि उन्होंने लंदन को आउट किया है 47 रन पे। तो आखिरकार जो हम बात कर रहे थे कि पुरानी बॉल से वो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है सेकंड न्यू बॉल आया हुआ है इस वक्त। हाँ, शायद वो सेकंड न्यू बॉल पे होगा विकेट लिया होगा, तो ठीक है विकेट एटलीस्ट एक तो किसी ने खाता खोला फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। अच्छा, अब क्योंकि मैच के 3 दिन समहाउ होने को कंप्लीट होने को हैं, 2 दिन का खेल बाकी है, जिस पर हमने बात की कि न्यूजीलैंड की अप्रोच तो बड़ी क्लियर होगी कि किसी तरह हम इसकी कोशिश करके 150 की लीड लेके जाएं और पाकिस्तान को कम से कम 5 जो है वो सेशन खेलने को दें। या आपको लगता है कि वो तेज़ खेल के कम भी लीड मिले, पाकिस्तान को ज़्यादा ओवर्स खेलने को देंगे? 2 डिफरेंट अप्रोच है। वो उनको आइडिया है कि बैटिंग विकेट जाती जा रही है, तो पाकिस्तान का अगर इंग्लैंड की अगर हम कंपैरिजन में देखें देखिए, आज तीसरा दिन ख़त्म हो रहा है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद वो आज तेज़ खेल के कल पाकिस्तान को बैटिंग करा दें, मुश्किल लगता है मुझे। वो कल का पहला सेशन खेलने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा लीड ले सकें वो लें। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर ऑप्शन यही कि ज़्यादा लीड नहीं देनी चाहिए, 50, 60, 70 के अंदर अंदर, क्योंकि अब आउट हो गए। अब आखिरी उनकी टेल शुरू हो गई है, उनके टॉप 5 बैटर आउट हो गए हैं, शायद विलियमसन खड़े हुए हैं और वो आप आउट कर लें तो फिर पीछे सारी टेल है, तो आप उनको 50 रन के अंदर भी आउट कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान ये करके फिर चौथे दिन ज़रा एग्रेसिव क्रिकेट खेले और वही माइंडसेट वो जेन में लेकर आए कि जिस तरह बेन स्टोक ने डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के अंदर, तो आप तेज़ खेलें। 2.5 सेशन जो आपको मिलते हैं, अगर आप जल्दी आउट कर लेते हैं, आज कुछ आउट कर लें आखिरी सेशन में और कल आते साथ अर्ली ऑन 10-15 ओवर्स के अंदर आउट करके पूरा दिन खेलें कल चौथा दिन, और तकरीबन 250, 300, 300, 325 भी अगर आप कर लेते हैं, 300 की तक की भी लीड ले रहे हैं, आप डिक्लेयर करें वहां पर, आप 5 दिन उनको दें। लगता है कि ये बाबर एंड को ये करना चाहिए। अब शाहिद खान अफरीदी शायद उनको मशवरा दें, और अगर देखें ये ऑप्शन है, 5वें दिन की विकेट शायद डिफरेंट होगी। आज तीसरा दिन है, 5वें दिन और थोड़ी विकेट ट्रिकी तो लाजमी सी बात है कि होगी। पैचेस बनते जा रहे हैं, तो उन पैचेस से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। तो अगर पाकिस्तान सोच पर डिपेंड करता है चौथे दिन किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरता है। और इसमें आपको लगता है कि एक फील्ड प्लेसिंग बहुत मैटर करती है? आज भी हमने देखा कि ज़्यादा फील्ड प्लेस को आगे रखा गया, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर निकल के काफ़ी शॉट लगाए, उन्होंने अप्रोच काफ़ी पॉजिटिव शो की, इंटेंट। खासतौर पे विलियमसन की बात करें, लंदन में भी आते साथ ही 1-2 उनके इवन 2 एजेस भी लगे, तो ये इंटेंट उनकी शो कर रही है कि वो तेज़ खेलेंगे। और आखिरी जो कल पहला सेशन होगा, अभी का लास्ट सेशन और कल का, वो आपको लगता है कि वो तेज़ खेल के कोशिश करेंगे वो लंबी लीड लें? लेकिन मुझे लगता है कि अब 550 के अंदर अंदर पाकिस्तान शायद उनको, चले ये देखते हैं आज के कितना करते हैं और सुबह वो कितना करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।